हेलो गाइस, तो आज से ना हम मिडल ईयर स्टार्ट कर रहे हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ मिडल ईयर, मतलब हम ईयर वाला सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ईएनटी में। हमने नोज के कुछ कुछ टॉपिक्स किए हैं और भी दो तीन हम टॉपिक्स करेंगे इंपॉर्टेंट वाले। अभी हम पहले ईयर स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ईयर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारा ऐसा मेरे को कह रहे थे लोग कि आप ईयर पे वीडियोस बनाओ, तो उसमें से भी ना मिडल ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक जो एक्सटर्नल ईयर के जो डिसऑर्डर्स है वो वेरी कॉमन है, और मतलब वो जस्ट इट्स लाइक कि आप बस एक रीड करोगे उन्होंने बुक से तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसमें इतना कुछ नहीं है पैथोलॉजी में समझने का ज्यादा। तो मैंने सोचा मैं मिडिल ईयर से डायरेक्ट स्टार्ट करूँ। तो आज हम डिसऑर्डर ऑफ मिडिल ईयर करने वाले हैं, जिसको हम डिफरेंट पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, जिससे कुछ लोड ना हो ज्यादा कि एक ही वीडियो में बहुत सारा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। सबसे पहले आपको समझना है, कहीं पे भी अगर ओटाइटिस जैसा कहीं पे भी टर्म दिया है तो आपको समझना है कि वहां पे ईयर से रिलेटेड कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है। ठीक है, अब यहाँ ओटाइटिस मीडिया है, मीडिया मतलब मिडल ईयर का इन्फ्लेमेशन है, मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी हम जैसे अभी बहुत सारे डिजीज पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, हम क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी पढ़ेंगे, हम ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन्स भी पढ़ेंगे। तो हम बहुत सारे ओटाइटिस मीडियाज पढ़ने वाले हैं। वहीं पे अगर एक्सटर्नल ईयर का हमें इन्फॉर्मेशन समझना है तो वहां पे ओटाइटिस एक्सटर्ना करके टर्म्स दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एएसओएम। ठीक है, जो बहुत ही कॉमनली आपने सुना भी होगा एएसएम हो जाना। तो एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नाम पता चल रहा है, एक्यूट कंडीशन में सुपरेटिव पस से रिलेटेड कुछ है, ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर में कुछ होने वाला है। ठीक है, इसके डेफिनेशन में क्या है, इट इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर बाय पायोजेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मिडल ईयर का कोई इन्फ्लेमेशन है बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म, तो पायोजेनिक जो पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है मिडल ईयर में, दैट इज एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना हम एक टर्म बार बार यूज करेंगे जिसको कहते हैं मिडल ईयर क्लेफ्ट। तो आपको समझना है कि मिडल ईयर क्लेफ्ट क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है एक्सटर्नल ईयर के बाद आता है मिडल ईयर, फिर इनर ईयर, है ना, कॉक्लियाज एंड ऑल जो भी होता है। तो जो मिडल ईयर है वो दो चीजों से अटैच होता है। ठीक है, तो अगर हम उसको देखें कि वो मीडियली स्टीशियन ट्यूब से अटैच होगा, जिससे वो क्या करता है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है ना, प्रेशर्स का इक्विलिब्रियम स्टीशियन ट्यूब से मेंटेन होता है, क्योंकि स्टीशियन ट्यूब जाके फिर फेरिंग्स में ओपन होती है ना। और पीछे थोड़ा लेटरली ये एंट्रम से अटैच होता है, जो बोनी होता है, जहां पे जो बोन्स होते हैं, मतलब एंट्रम होता क्या है कि जो ये बोन के अंदर ना आप समझ सकते हो कि जो मैस्टोइड बोन होती है उसके अंदर छोटे छोटे एयर सेल्स होते हैं। ठीक है, तो उसको एंट्रम एयर सेल्स या जो भी, तो ये इससे अटैच होता है। तो मैंने बीच में क्या बनाया, मिडल ईयर, यहां से स्टीशियन ट्यूब इसकी मिडली जा रही है, लिटरली इसका एंट्रम है। ठीक है, अब ये क्या है, एंट्रम से मिडल ईयर अटैच होता है विद एडिटस। ठीक है, तो आपको ये सारे टर्म समझना है, एंट्रम क्या है, एडिटस क्या है, मिडल ईयर कैविटी क्या हो रहा है, और स्टीशियम ट्यूब क्या हो रहा है। अब इन चारों की बात जब हम एक साथ करते हैं तो उसको कहते हैं मिडल ईयर क्लेफ्ट। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में मिडल ईयर क्लेफ्ट इन्फेक्टेड होता है, सिर्फ मिडल ईयर कैविटी नहीं, पूरा मिडल ईयर क्लेफ्ट इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये पहले चीज समझ गए। ठीक है, अब रूट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अब कोई भी इन्फेक्शन मिडल ईयर में पहुंचना है, मिडल ईयर कैविटी, तो वो कौन कौन से रूट से पहुंच सकता है। सबसे पहले वाया स्टीशियन ट्यूब, क्योंकि आपको पता है मोस्ट कॉमन रूट जो है वो कोई भी इन्फेक्शन का फैलने का, वो स्टीशियन ट्यूब हो सकता है। ठीक है, तो स्टीशियन ट्यूब जो है ना मोस्ट कॉमन रूट है एओएसएम कॉज करने का। इसमें क्या होता है, स्टीशियन ट्यूब इन इन्फेंट्स एंड यंग इज शॉर्टर, वाइडर एंड मोर हॉरिजॉन्टल, दस देयर इज इंक्रीज ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो और इसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, जैसे जो स्विमिंग्स करते हैं बहुत ज्यादा या डाइविंग करते हैं, उनके अंदर वाया स्टीशियन ट्यूब इन्फेक्शन होना मिडल ईयर कैविटी में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो पहला ये होगा। दूसरा क्या है, वाया एक्सटर्नल ईयर। हो सकता है कि वाया एक्सटर्नल ईयर, वाया आपको पता है एक्सटर्नल ईयर, फिर हमारा जो ऑडिटरी कैनाल है पूरा, वहां से ये मिडल ईयर में आ जाए, तो वाया एक्सटर्नल ईयर रूट हो सकता है इन्फेक्शन का। ठीक है, तो इसमें ट्रोमैटिक परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ड्यू टू एनी कॉज, कोई भी कॉज की वजह से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो कि मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अगर उसमें परफोरेशन हो गया किसी भी कॉज की वजह से, जो भी इन्फेक्शन है एक्सटर्नल ईयर का, वो मिडल ईयर में जा सकता है और अंदर भी इनर ईयर तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो दिस इज द कॉज, तो इट कैन स्प्रेड इन्फेक्शन टू मिडल ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड बोर्न है, कि कोई भी इन्फेक्शन अगर ब्लड में घूम रहा है, और ब्लड आपको पता है ब्लड का सप्लाई जहां जहां होगा वहां इन्फेक्शन हो सकता है, तो मिडल ईयर में भी ब्लड का सप्लाई हो रहा है तो वहां ब्लड बोर्न इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है,
अब ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है, तो स्ट्रेप्टोनिमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये कुछ कॉमन बैक्टीरियाज हैं जिससे ये हो सकता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या है कि किसी को बहुत ज्यादा रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है, यूआरटीआईज है, टॉन्सिलाइटिस बार बार हो रहा है, फेरिंग से रिलेटेड उस रीजन में, नेक रीजन में कोई भी इन्फेक्शन है बार बार हो रहा है तो वो इस्ट्यूशन ट्यूब से मिडल ईयर तक ट्रैवल कर सकता है। टॉन्सिलाइटिस है, जैसे एडिनॉइड्स है किसी को, क्लेफ्ट पैलेट है, ठीक है, ये नोज की पैकिंग की गई है, तो उन सारी कंडीशंस में मिडल ईयर में भी इन्फेक्शन होना या एक्यूट कंडीशन में वापस फॉर्म होना इज वेरी कॉमन और दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। अब ये जो पस फॉर्म कैसे होता है मिडल ईयर में, हम ये समझते हैं, इसकी पैथोलॉजी समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कोई भी इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या जो भी, उस इन्फेक्शन की वजह से थ्रोट में, पूरे नेक में है ना इन्फेक्शन फैला हुआ है, उसकी वजह से वो ट्रैवल कर सकता है फ्रॉम स्टीशन ट्यूब। अब स्टीशन ट्यूब पूरा ब्लॉक हो जाएगा, है ना, स्टीशन ट्यूब में इन्फेक्शन पहुंच गया, स्टीशन ट्यूब पूरा ब्लॉक हो जाएगा, लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ नेगेटिव प्रेशर, जिसकी वजह से स्टीशन ट्यूब का काम ही क्या था, प्रेशर को मेंटेन करना, है ना, ऑन बोथ द साइड। अब स्टीशन ट्यूब ब्लॉक हो गई तो इसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इन द मिडल ईयर कैविटी, ठीक है। दिस रिजल्ट इन रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इनवर्ड्स। अब आप ऐसे समझो कि ये यहाँ पे आपका मिडल ईयर है, यहाँ समझ लो ये एक्सटर्नल ईयर है ना, ठीक है, ये मिडल ईयर है, यहाँ हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है बीच में, ठीक है, यहाँ स्टीशन ट्यूब है मिडल ईयर। अब क्या हुआ, ये पूरा ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है, मिडल ईयर में। इसकी वजह से क्या होगा, कहीं पे भी आपको ऐसे समझना है कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो जो ये मेम्ब्रेन है वो इनवर्ट बिल्कुल रिट्रैक्ट, मतलब खींचेगी, मतलब जैसे वैक्यूम होता है, वैक्यूम की तरह वो खींचेगा, वैसे ही ये मिडल ईयर के एंड पे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगी है उसका रिट्रैक्शन इनवर्स होने लगेगा, ये मतलब अंदर की तरफ आने लगेगा, ठीक है, ठीक है। इसकी वजह से, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेज है, पहले क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, ये पूरा ब्लॉक हो गया स्टीशन ट्यूब, जिसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ मिडल ईयर कैविटी में, और जो स्टीशन ट्यूब है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रिट्रैक्ट होने लग गई अंदर की तरफ, ठीक है। इसकी वजह से सिम्टम्स क्या आ सकता है, फर्स्ट स्टेज में सिम्टम्स क्या आएगा, इंसान क्या सिम्टम्स लेके आ सकता है, तो ईयर एक डेफनेस के साथ वो ला सकता है, ठीक है। इसमें साइंस अगर आप देखोगे ईयर को तो कैसे दिखेंगे, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको रिट्रैक्टेड दिखेगी विथ हैंडल ऑफ मेलिस हॉरिजॉन्टल, और ट्यूनिक फॉग जो है वो कंडक्टिव डेफनेस शो करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, स्टेज ऑफ प्री सुपरेशन, ठीक है। अभी पस बना नहीं है, उससे पहले का स्टेज है, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे ट्यूबल ऑक्यूलेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्लूजन हो रहा है, जैसे जैसे वो ट्यूब पूरी ऑक्लूड हो रही है, धीरे धीरे नेगेटिव प्रेशर बन रहा है, रिट्रैक्ट हो रही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, धीरे धीरे मिडल ईयर की जितनी भी एयर थी या जितनी भी एरेशन थी आप कह सकते हो, वो डिक्रीज होने लगी, ठीक है, नेगेटिव एरेशन या डिक्रीज एरेशन इन मिडल ईयर कैविटी विच विल रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब ये जो कंडीशन है ना बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो वहां पे एयर या वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, उसकी वजह से वहां पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। Therefore, inflammatory exudates appear in middle ear, ठीक है, tympanic membrane become congested, tympanic membrane congested लगेगी। अब इस दौरान अगर कोई इंसान प्री सुपरेशन वाली स्टेज में आता है तो वो क्या सिम्टम्स लेके आएगा, बहुत ज्यादा ईयर एक के साथ थ्रॉबिंग नेचर का ईयर एक होगा, उसको साथ डेफनेस, टिनाइटिस, ये सब सिम्टम्स आएंगे। और इसमें साइंस क्या होंगे, कंजेशन ऑफ पार्स टेंसा, ठीक है। तो आपको पता होगा हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं उसके पार्ट्स होते हैं, पार्स टेंसा, पार्स फ्लैसिडा। तो जो पार्स टेंसा है उसका कंजेशन दिखेगा, डायलेटेड ब्लड वेसल्स दिखेंगे ओवर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहाँ मैंने फोटो भी बनाई है, जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो उसके ऊपर ना जो ब्लड वेसल्स है वो उसका डायलेशन दिखेगा, ठीक है, ऐसे मतलब ये जो है ना मोटी मोटी दिखेगी, वैसे जनरली नहीं दिखती, तो पर इसमें दिखेगी आपको ब्लड वेसल्स, और वो बिल्कुल दिखने में ना कार्टव्हील अपीयरेंस दिखाएगी, और ये है क्या, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो ब्लड वेसल, डायलेटेड ब्लड वेसल्स ओवर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन गिविंग कार्टव्हील अपीयरेंस, ठीक है। तो ऐसा आपको दिखेगा। और अगर आप ट्यूनिक फॉग टेस्ट करोगे तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ सुपरेशन। सुपरेशन में क्या है, अब यहाँ पस बन गई है, तो अब क्या है, पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है, जिसकी वजह से अब वो क्या करेंगे, वहां पे पस फॉर्म करने लगेंगे, ठीक है। तो मार्क्ड कलेक्शन ऑफ पस इन मिडल ईयर टू सम एक्सटेंट इन मैस्टॉइड ईयर सेल्स, ठीक है। तो मतलब ये मिडल ईयर कैविटी में पूरा पस बनेगा, और वो पूरा आपको पता है मिडल ईयर कैविटी एंट्रम से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ एडिटस, जो मैंने आपको पहले दिखाया था पहली फोटो में, ठीक है। तो एडिटस से तो अब वो मैस्टॉइड ईयर सेल तक भी पूरा पस फैल सकता है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्टार्ट बल्जिंग टू द पॉइंट ऑफ रप्चर। अब क्या था, अभी हमने क्या देखा कि ये ईयर था, ये हमारा कैनाल है,
ठीक है, ये हमारा मिडल ईयर समझ लो, ठीक है, यहाँ हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगी है। तो अभी क्या हो रहा था, यहाँ स्टीशन ट्यूब है, ठीक है, इधर ईयर अपना स्टार्ट हो गया जो भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमने देखा कि ये जो स्टीशन ट्यूब था, सबसे पहले क्या हुआ, ये पूरा ब्लॉक हो गया, इसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ रिट्रैक्ट होने लग गई। धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर कम हो गई, एयर कम होने की वजह से यहाँ बहुत सारे पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आ गए, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज्यादा, इसकी वजह से ये पूरा ये जितना भी हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था वो भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, कार्टविल अपीयरेंस शो करने लग गया, ठीक है। ये सब हमने देखा। अब क्या हुआ, ये पायोजेनिक मेम्ब्रेन इतना ज्यादा पस क्रिएट कर देंगे कि अब ये पूरा फिल हो गया। इसकी वजह से अब आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है पहले रिट्रैक्ट हो रही थी, अब ये बल्ज आउट होने लगेगी बाहर की तरफ, बल्ज, क्योंकि ये पूरा फिल हो गया ना, तो ये बल्ज होने लगेगी बाहर की तरफ टू द पॉइंट कि ये रप्चर हो सके, ठीक है। ये इतनी ज्यादा बल्ज हो जाएगी कि अब ये रप्चर भी हो सकती है, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो इंसान है वो कैसे सिम्टम्स लेके आएगा, ईयर एक के साथ बिकम्स एक्सक्रूशिएटिंग, बहुत ज्यादा कान का दर्द, डेफनेस होगा, फीवर होगा, वो भी इतना डिग्री का, एसोसिएटेड बाय वॉमिटिंग एंड इवन कन्वल्जन्स भी आ सकते हैं उसको, ठीक है। साइंस क्या होंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अपीयर्स रेड एंड बल्जिंग विथ लॉस ऑफ लैंडमार्क्स, ठीक है, कोई भी लैंडमार्क उस पर टेंसा, फ्लैसिडा या कोई भी ब्लड वेसल्स कुछ नहीं दिख रहा, उस पर पूरा लैंडमार्क बिल्कुल लॉस ऑफ लैंडमार्क्स है। निपल लाइक प्रोस्ट्रूशन हो जाएगी, निपल लाइक प्रोट्रूजन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखेगा, और एक्सरे में जो मैस्ट्रॉइड है उसमें भी क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल्स होगी, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारा पस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेज ऑफ सुपरेशन। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा थोड़ा चीजें ठीक होने लगेगी। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर करी विथ रिलीज ऑफ पस। अब क्या हो रहा है कि अब मैंने क्या बताया कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो इतना ज्यादा बल्ज कर चुकी है, या सॉरी मिडल ईयर कैविटी में इतना ज्यादा पस फॉर्म हो चुका है कि अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो बल्ज करने लग गई है, ठीक है। इसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर भी हो सकती है। तो अब क्या हो रहा है रेजोल्यूशन में कि वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर कर गई, ठीक है। रप्चर करते ही क्या होगा, पस रिलीज हो जाएगा। पस रिलीज होते ही जितने भी सिम्टम्स आ रहे थे ईयर एक हो क्यों रहा है, क्योंकि नर्व्स पे प्रेशर पड़ रहा था ना, वो सारे सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे, मतलब उसका जो कान का दर्द होगा वो अचानक से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये और ये अच्छी बात नहीं है, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत सारा दर्द हो रहा है, अचानक से ठीक हो गया, तो वो सही बात नहीं है, क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका रप्चर हो चुका है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर विथ रिलीज ऑफ पस एंड सब्सिडेंस ऑफ सिम्टम्स, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बिगेन टू रिजॉल्व, और धीरे धीरे जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस था वो भी धीरे धीरे हद तक कम हो रहा है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, इवैक्यूएशन ऑफ पस, कान से पस निकलना, ईयर एक इज रिलीफ, फीवर कम्स डाउन, ठीक है। तो पस निकल जाना, पस निकलना कान से, कान का दर्द थोड़ा कम हो जाना और फीवर भी ना होना, इस सिम्टम्स के साथ आएगा। साइंस क्या होगा कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मे कंटेन ब्लड टेंस टू डिस्चार्ज, स्मॉल परफोरेशन इज सीन इन एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट ऑफ पास टेंसा, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट लास्ट स्टेज है स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या है कि इट मे लीड टू एक्यूट मैस्टोडाइटिया। अब आपको ना बस ये याद रखना है, कभी भी कान की कोई भी कॉम्प्लिकेशन पड़ते हैं ना, तो आपको ये समझना है कि वो सबसे पहले वो डिजीज हो कहाँ रही है और उससे रिलेटेड कौन कौन सी मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो उसके आसपास पड़ी है। जैसे मैस्टोइड एयर सेल्स पड़ा है, ठीक है, ब्रेन के पास पहुंच सकता है, या कोई नर्व पड़ी है वहां पे, तो उन सब में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहीं से रिलेटेड कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगी। जैसे कि मैस्टोइड में पहुंचा तो एक्यूट मैस्टोडाइटिस होगा। अगर बोन के नीचे कोई प्रॉब्लम हो गई तो सब पेरियोस्टियल एब्सेस फॉर्म हो सकता है। फेशियल पैरालिसिस हो सकता है क्योंकि फेशियल नर्व वहां से ट्रैवल करती है। अगर इनर ईयर में ट्रैवल कर गया तो लेबलेंथाइटिस हो सकता है, ठीक है। पेट्रोसल बोन में हो गया तो पेट्रोसाइटिस हो सकता है। ब्रेन तक पहुंच गया तो मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सेस हो सकता है, या लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिल्बाइटिस। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कैसे हमने एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया पढ़ा कि कैसे हो रहा है, कैसे पस बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन से ऑर्गेनिज्म से बन रहा है, क्या क्लिनिकल फीचर्स के साथ लेके आ रहा है वो, और उससे हम कैसे समझेंगे कौन से स्टेज पे है। हमने सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब हम समझते हैं, अच्छा मैं कोई भी ट्रीटमेंट एंड ऑल नहीं बता रही आपको, ठीक है, तो वो बस हम पैथोलॉजी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझ रहे हैं सर्जरी, ठीक है, और ना ही हम कोई सर्जरी में जाएंगे, ठीक है। तो सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया एक्यूट वाला पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट टाइप का ओटाइटिस मीडिया पढ़ने वाला है, ओटाइटिस मीडिया जो भी एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो इस वेराइटी में क्या होता है, इट इज अ वेराइटी ऑफ एक्यूट सुपरेटिव
ओटाइटिस मीडिया ऑफन सीन इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मीसल्स, स्कारलेट फीवर और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो आफ्टर मीसल्स, आफ्टर स्कारलेट फीवर या इन्फ्लुएंजा कॉमनली ये वाला कंडीशन देखा जाता है। कुछ नहीं है, इसके नाम में सब कुछ पता चल रहा है। नेक्रोटाइजिंग से समझ लो, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नेक्रोसिस होने वाला है। सबसे पहले कॉज्ड बाय बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, इसे पैथोजेनेसिस क्या है, देयर इज अ रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ होल ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद एनुलस। तो इसमें क्या होता है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, म्यूकोसा ऑफ प्रोमोन्ट्री, ऑसिकुलर चेन एंड इवन मैस्टोइड एयर सेल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रैपिड डिस्ट्रक्शन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, प्रोमोन्ट्री जो होता है उसका, ऑसिकुलर मतलब जितने भी हमारे मेलस इनकस्टेपिस जो बोन्स हैं उनका और इवन मैस्टोइड एयर सेल्स का भी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, इसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होगी, तो प्रोफ्यूज ओटोरिया, मतलब बहुत सारा डिस्चार्ज होगा कान से। ठीक है, इसमें रेजोल्यूशन कैसे होगा, अकर्स बाय फाइब्रोसिस। ठीक है, अगर ठीक होना होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, और इन ग्रोथ ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम फ्रॉम मियाटस। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस की है वो अंदर ग्रो कर जाए। ठीक है, तो इसको सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टिटोमा भी कहते हैं। कोलेस्टिटोमा हम अच्छे से टर्म पढ़ेंगे तो आप समझ लो कि इसका रिजोल्यूशन या तो फाइब्रोसिस हो जाएगा, नहीं तो वहां पे कोलेस्टिटोमा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्यूट नेक्रोटाइटिस ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट है ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओटाइटिस मीडिया से मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ मिडल ईयर का इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है, वहां पे एफ्यूजन हो गया है। ठीक है, तो ये हम चीज पढ़ने वाला है। अब इस कंडीशन को ग्लू ईयर भी कहते हैं। ठीक है, ग्लू ईयर इज द अनदर सिनोनिम फॉर ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन, या इसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं, सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया या म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया, ये सारे इसके दूसरे नाम है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो इट इज ए इंसीडियस कंडीशन, मतलब स्लो प्रोग्रेसिंग कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन पुलरेंट एफ्यूजन इन मिडल ईयर क्लेफ्ट। तो मिडल ईयर क्लेफ्ट में नॉन पुलरेंट एफ्यूजन हो जाना, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। अगर ऐसा होता है तो ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन, या इसको ग्लू ईयर कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली ये स्कूल गोइंग बच्चों में होता है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। इसका कॉज क्या है, मैल फंक्शनिंग ऑफ स्टीशन ट्यूब हो सकता है, कोई एलर्जीज हो सकती है, या अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शन होता है। तो इनमें पैथोजेनेसिस है क्या, अगर मैल फंक्शनिंग ऑफ स्टीशन ट्यूब है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिडल ईयर है वो अच्छे से इरेट नहीं हो पा रही, मतलब वहां पे अच्छे से एयर नहीं पहुंच पा रहा है, एरेशन मतलब ये एरेशन नहीं हो पा रही है, एरेट नहीं हो पा रहा है वहां वो वाला रीजन मिडल ईयर का, जिसकी वजह से अब आपको हमने पढ़ा था पैथोलॉजी में कि कहीं पे अगर एरेशन कम है तो वहां पे पायोजेनिक जो पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स है या जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका पैथोजेनेसिस है। अगर स्टीशन ट्यूब खराब है तो वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम होने जाएंगे जिसकी वजह से वहां एफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, या तो ये होगा, या कोई भी एलर्जी है, या अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया या वायरल इन्फेक्शन, उसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ जाएगी मिडल ईयर की, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा एफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कहीं पे भी इन्फेक्शन, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है तो वहां पे हमारी बॉडी क्या करती है, वहां पे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स वहां पे ले जाती है, जिससे वहां पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको मार सके, है ना। तो उसकी वजह से वहां पे इसका मतलब क्या है, वहां पे सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ जा रही है मिडल ईयर की, तो उसकी वजह से वहां एफ्यूजन हो सकता है। अब क्या क्या क्लिनिकल फीचर के साथ पेशेंट आ सकता है, तो हियरिंग लॉस के साथ आएगा, डिलेड डिफेक्टिव स्पीच और माइल्ड ईयर एक के साथ। जब हम इन बच्चों का एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि बच्चों में ज्यादा कॉमन है, तो बच्चों का एग्जामिनेशन करोगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डल और ओपेक दिखेगी, स्लाइट कंजेशन दिखेगा बट नॉट सो मार्क्ड एज एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, फ्लूइड लेवल और एयर बबल्स में बी सीन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हियरिंग टेस्ट करेंगे जैसे ट्यूनिक फॉग टेस्ट, तो उसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा दिखेगा, ऑडियोमेट्री में कंडक्टिव हियरिंग लॉस 20 से 40 डेसिबल का मिलेगा, और एक्सरे करवाएंगे अगर मैस्टोइड्स का तो क्लाउडिंग दिखेगी एयर सेल्स की। ठीक है, अब ये जो सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया जिसमें या मतलब ग्लू ईयर है, ये जो भी ओटाइटिस मीडिया विथ एफ्यूजन है, इसका और क्या सीक्वल है, मतलब ये और किस चीज में टर्न हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आगे जाके एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड एटलेक्टेसिया ऑफ मिडल ईयर करे। एटलेक्टेसिया का मतलब होता है कोलैप्स हो जाना, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आगे प्रोग्रेस कर जाए इन एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड एफ्यूजन की वजह से
जो फाइब्रस लेयर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वो डिसॉल्व हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगा। इसकी वजह से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है बहुत ज्यादा थिन हो जाएगी, एटॉफिक हो जाएगी और इवन रिट्रैक्ट इनटू मिडल ईयर। इसकी वजह से जो मिडल ईयर है वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। या सेकंड क्या होगा, ऑसिकुलर नेक्रोसिस। ये भी हो सकता है कि जो जितने बोन्स है मेलस, इनकस, स्टेपस और जनरली इनकस वो नेक्रोस हो जाए। ठीक है, इसकी वजह से जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, CHLS कंडक्टिव हियरिंग लॉस, वो और ज्यादा बढ़ सकता है टिल मोर देन 50 डेसिबल। अभी हमने क्या देखा था कि ऑडियोमेट्री में 20 to 40 डेसिबल का इनमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस आता है, पर अगर ऑसिकुलर नेक्रोसिस हो जाएगा तो और भी ज्यादा हो जाएगा। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, हाइलोनाइज कोलेजन विद चॉकी डिपॉजिट सीन ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, रिट्रैक्शन पॉकेट्स बन सकते हैं और कोलेस्टिटोमा फॉर्म हो सकता है। वही फाइब्रोसिस एंड ऑल होगा, हो सकता है जो स्क्वैमस एपिथेलियम है बाहर वाली वो अंदर ग्रो कर जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से कोलेस्टिटोमा फॉर्म हो सकता है, तो ये हो सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमास भी दिख सकते हैं ड्यू टू स्टैसिस और सिक्रीशन इन मिडल ईयर एंड मास्टोइड। ठीक है, तो ये सब दिखेगा आपको ग्लू ईयर के सीक्वल में। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, और फिर ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हम ये भी देख लेंगे, कोलेस्टिटोमा, और फिर हम जो मेन टॉपिक है COSM, ठीक है, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, वो स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट 2 वीडियोज में। तो आई होप आपको अभी तक का समझ आया होगा। ASM भी बहुत ही कॉमन कंडीशन है, COSM से थोड़ा कम, पर ASM भी कॉमन है और बहुत कॉमनली OPDs में देखा जाता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी कि इसको कैसे पढ़ना है, इसकी पैथोलॉजी क्या है और जो सारी कंडीशन। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट हुआ तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और किसी चीज पे वीडियो बनानी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो बाय बाय गाइज, आई होप आपको कुछ समझ आया हो और ये वीडियोस हेल्पफुल रही हो। ठीक है, तो बाय गाइज।